गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 जो कि है द रिबल्स एंड द राज। स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो रिबेलियन होता है हमारा 1857 का, वो स्टार्ट होता है एक शोल्जर के रिबेलियन से जिसका नाम होता है मंगल पांडे। वो एक शोल्जर होता है 34th बंगाल इन्फेंट्री का ईस्ट इंडिया कंपनी में। उसकी पोस्ट होती है बैरकपुर जो कि लोकेटेड होती है बंगाल में। वो अटैक करते हैं एक रेजिमेंट ऑफिसर में एलटी बाग और वो इंजर्ड हो जाते हैं। इस ऑर्डर में उनको अरेस्ट किया जाता है। तो उनके पहले सोल्जर जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। मंगल पांडे अपने कॉमरेड्स को बोलते हैं कि वो रिवॉल्ट करें, उनकी बात नहीं सुनता है तो मंगल पांडे वो शूट करते हैं ब्रिटिशर्स के कुछ ऑफिसर को, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स और 8 अप्रैल 1957 में उनको फांसी दे दी जाती है। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट रेवोल्यूशन रैली रिवॉल्ट होता है 1857 का। नेक्स्ट रेबेलियन इन मेरठ की बात करूँ। रेबेलियन जो है यहीं पे शांत होने वाला नहीं था। मंगल पांडे की डेथ के बाद 10 1957 को जो शोल्डर है वो प्रेजेंट करते हैं कंटेनेंट मेरठ के रिवॉल्ट को। इन्फेंट्री बनाई जाती है इंडियन सोल्जर्स की जो कि स्टार्ट करते हैं रेबल करना, और सून जो कैवलरी है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, ज्वाइन कर जाती है। स्लोली जो रिबेलियन है वो स्टार्ट होता है पूरे मेरठ की सिटी में। यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं फर्स्ट कैप्चर करते हैं आर्मेनी को। आर्मेनी एक प्लेस है जहाँ पे आर्म्स वगैरह रखे रहते हैं। वो कलेक्ट कर लेते हैं सारे नेसेसरी वेपन्स इस रेबेलियन में जिससे वो लड़ सके। ग्रेजुअली जो यहाँ के लोग हैं जो भी सिटी में रहते हैं वो ज्वाइन करते हैं इस रेबेलियन को। कहते हैं यहाँ पे क्या होता है, वो अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स को और लूट करते हैं उनके बंगलोज़ को। जितनी भी गवर्नमेंट होती है, सारे जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जैसे रिकॉर्ड्स और पोस्ट ऑफिस, वो सब जगह लूट करते हैं और सारे जो रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं उनको फाइनली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट दिल्ली में रिबेलियन की बात करूँ तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था सोल्जर्स का, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो रिवॉल्ट करें मेरठ में, बल्कि उनको स्प्रेड करना था रेबेलियन पूरी कंट्री में। जो ग्रुप थे सोल्जर्स के वो वहीं पे लेफ्ट करके मेरठ में जाते हैं। अब मेरठ में रात में 10 मई को यहीं पे जो रेबेलियन है वो आगे बढ़ता है, स्प्रेड होता है पूरी कंट्री में और दिल्ली तक जाता है। यहाँ पे ज्वाइन करते हैं कुछ एम्परर जैसे बहादुर शाह जफर एबल होता है, जैसे जो ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है वो रीच करते हैं रेड फोर्ट दिल्ली में। नेक्स्ट मॉर्निंग 11 मई सोल्जर्स हैं वो बहादुर शाह जफर को बोलते हैं प्रोटेस्ट करने वाले मेरठ में, किल करने वाले ब्रिटिशर्स को, और वो चाहते थे कि वो प्रोटेस्ट में उनका साथ दें। उनको ब्लेसिंग्स चाहिए थी जिससे बहादुर शाह जफर हाँ बोल देते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि बहादुर शाह जफर के पास और कोई रास्ता नहीं होता सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पावर वगैरह सब खो चुके थे ब्रिटिशर्स के चक्कर में। उनकी आर्मी पावर लिमिटेड थी जिसकी वजह से जो वो लेजिटिमेट दे देते रिवॉल्ट के लिए सोल्जर्स को। ग्रेजुअली जो रिबेलियन है वो स्टार्ट होता है हमारे पूरे लार्ज एरिया में। बिकॉज ऑफ द रेबेलियन इमीडिएट कॉज क्या होता है, सबसे पहले काउ एंड पिग पैड कार्ट्रिज। अर्लियर में क्या होता था, जो ब्राउन बेस्ड राइफल होती थी ना वो यूज़ की जाती थी इंग्लिश आर्मी में। राइफल होती थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती थी, और इसी का कारण था जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया यूज़ करना एनफील्ड राइफल को इंस्टेड ऑफ राइफल की जगह। तो जो कार्ट्रिज था ना, कार्ट्रिज के अंदर जो हम जब भी बंदूक के अंदर राइफल डालते हैं गोली चलाने से पहले हमारे को उसको कार्ट्रिज को डालना पड़ता है, ठीक है। तो कार्ट्रिज जो था ना, ताकि लीक ना हो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वाटर से प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो कार्ट्रिज है ना उसको यूज़ करने से पहले मुंह से खोला जाता है, मुंह से फाड़ा जाता है। तो ऐसे कुछ रूमर्स थे जो उस टाइम पे फैल रहे थे, जैसे कि कार्ट्रिज के अंदर जो है ना वो काव और पिग का फैट मिला होता है, जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे करप्ट करने के लिए रिलीजन्स को और हिंदू मुस्लिम के रिलीजन्स को करप्ट करने। नेक्स्ट पॉलिटिकल रीजन्स, डेलहाउजी एंड वेल्लेस्ली एक्सपेंडिश पॉलिसी। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी ऑफ अनसरपेशंस एंड डिक्लेयर करते हैं अडॉप्शन इलीगल। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, ब्रिटिशर्स एक रूल बनाते हैं जिसके अंदर जो रूलर्स हैं ना, जिसके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं होंगे खुद के, वो अडॉप्ट नहीं कर सकते किसी भी चिल्ड्रन को, और उनकी डेथ के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनका कोई डिसेंडेंट नहीं है, वो प्रॉपर्टी हो जाएगी ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएगी और वहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सब्सिडियरी अलायंस की। तो इम्प्लीमेंट हुई 1798 में। इसके अंदर सब्सिडियरी अलायंस के अंदर क्या होता है, एक ट्रीटी थी जो कि ब्रिटिशर्स ने की थी रूलर्स के साथ। इस कंडीशन में क्या था, जो किंग्स जो है वो खुद की आर्मी नहीं रख सकते, ब्रिटिश आर्मी जो है वो उनको दी जाएगी किंग की टेरिटरी में। तो ये जो जितने भी एक्सपेंसेस थे, आर्मी जो था वो बूम कर रहा था किंग को। नेक्स्ट किंग जो है वो अब वो वॉर नहीं कर सकता था, कोई भी ट्रीटी नहीं कर सकता था बिना ब्रिटिशर्स के परमिशन के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो किंग की जो पावर थी ना वो कम होने लग गई थी ग्रेजुअली।
ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर ली थी उनकी टेरिटरी। नेक्स्ट कमर्शियल पर्पस की बात करूँ तो मशीनरी गुड जो थे वो चिपर हो गए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण, जो कि इंग्लैंड में हो रहा था। नेक्स्ट ये जब इंडिया में आता है तो उन्हें सोल्ड किया जाता है, जिसके कारण जो इंडस्ट्री है वो उनको जो लोकेटेड है हमारे इंडिया में वो सफ़र कर रही थी ग्रेट लॉस। यहीं पे एक टर्न आता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, यहाँ पे लॉस होता है हमारे आर्टिसंस को, क्योंकि उनका वर्क कम हो जाता है इंडस्ट्रीज़ के आने से। नेक्स्ट, ड्यू टू ट्रेडिंग पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, फॉरेन ट्रेड इंडिया का ऑलमोस्ट एंड में आ जाता है, ख़त्म ही होने वाला होता है, क्योंकि जो इंडियन ट्रेडर्स है वो सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा। ड्यू टू ज़मींदारी सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया था, फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो फार्मर्स हैं वो एक्टिव पार्ट लेते हैं इस रेबिलियन में। एक लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स जो है इम्पोज किया जाता है इंडियन पीपल के ऊपर, जिससे जो ब्रिटिश रूल है, जिससे जो डिफ़िकल्टीज आती है लोगों को जीने में, वो रेबिलियन में पार्ट लेते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, सोशल एंड रिलीजियस रीजन्स की बात करूँ तो जो लोग हैं इंडिया के वो फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं अपने रिलीजन को क्रिश्चियनिटी से बाय क्रिश्चियन प्रीस्ट, जिसके कारण इंडियन पीपल जो है वो लड़ने लग जाते हैं ब्रिटिशर से। काफ़ी सारे जो बिलीफ हैं वो बेच किए जाते हैं इंडिया के अंदर, जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, ये बैन कर देते हैं ब्रिटिशर्स। हिंदूज़ कंसिडर करते हैं अपने फेथ के अगेंस्ट अपोज करते हैं ब्रिटिशर्स को। जो ब्रिटिशर्स है वो ट्राई करते हैं स्प्रेड करना इंग्लिश के एजुकेशन इंडिया में, जिसके कारण जो डिसकंटेंट है लोगों का वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, मिलिट्री कोर्स क्या होता है। इंडियन सोल्जर पैट्री लीड करते हैं परेड में, ड्यूरिंग जब परेड होती है इंडियन सोल्जर की ना काफ़ी इंसल्ट की जाती है। इंडियन सोल्जर को ना काफ़ी कंपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश सोल्जर, जिसके कारण वो नाखुश होते हैं। काफ़ी रीज़न से पेंशन थी नाना साहिब की, उनके बाद जो उनके सेकेंड सक्सेसर थे पेशवा पराव, वो स्टॉप कर देते ब्रिटिशर्स को। झांसी की रानी को परमिशन नहीं मिलती अपना सन को अडॉप्ट करने की, जिसके कारण जो है वो फाइट लड़ती है ब्रिटिशर्स से। प्रिंसली स्टेट में आप देखोगे जैसे सतारा, नागपुर, ये फोर्सली एनेक्स किए जाते हैं बाय द ब्रिटिश एम्पायर, जिसके कारण जो रूलर्स होते हैं वो अपोज करते हैं ब्रिटिशर्स। जैसे ज़मींदार और चीफ ट्रेड्स होते हैं जो कि लोकेट होते हैं हमारे दूसरे रीजन्स में, वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं अपने लैंड के लिए, जो कि फोर्सफुली ब्रिटिशर्स ने लिए होते हैं। नेक्स्ट, रूमर एंड प्रिडिक्शन फिर रिफिल कार्जन, ये मैंने आपको बता दी कि कैसे रूमर्स फैल रहे। राइफल में काउ और पिग का जो स्किन है वो मिक्स की जा रही है। एक ब्राह्मण सोल्जर था, उसको बोला जाता था कि पानी पीने के लिए लो कास्ट से, तो जो ब्राह्मण सोल्जर है वो रिफ्यूज़ कर देता है पानी पीने के लिए, क्योंकि वो जो पर्सन था लो कास्ट का था, वो कहता है कि प्योरिटी है ना वो मैटर करती है, जिससे जो लो कास्ट पर्सन है वो रिप्लाई करते हैं तो तुम्हारी जो कास्ट है ना वो करप्ट हो जाएगी। जो कार्ट्रेज है ना जो तुम यूज़ करते हो ना वो एक काउ और पिग की फैट से बना होता है, जो कि तुम्हें अपने मुँह से खुलना पड़ता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि एक रूमर था, ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, काउ और पिग का बोन पाउडर इन फ्लोर। इस टाइम पे रूमर फैलता है कि ब्रिटिशर्स ने मिक्स किया होता है काउ और पिग का बोन फ्लोर आटे में भी, जो कि अवेलेबल होता है मार्केट में, ताकि करप्ट कर सके रिलीजन को लोगों के। और जो रूमर्स है ना लोगों के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से वो रिफ्यूज़ कर देते हैं फ्लोर को खाना। एंड ऑफ रूल आफ्टर 100 ईयर्स। बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक प्रोफेसी बनाई जाती है 100 ईयर्स बाद, जो कि ये बैटल ऑफ प्लासी होती है, ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाएगा, कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाएगी। ग्रुप किचन, एक कलेक्टिव किचन अरेंज होता है ब्रिटिशर्स से, जो कि फूड बनाते हैं सोल्जर्स का, प्रिपेयर करते हैं सेम किचन में, जिसके कारण जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में काफ़ी लोग इससे गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट, रेबिलियन एंड द इंडिया। ग्रेजुअली रेबिलियन स्प्रेड होना पूरी कंट्री के अंदर। जो रेबिलियन है वो फॉर्म होता है गुड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण स्प्रेड होता है रेबिलियन पूरी कंट्री में। काफ़ी जो लोग होते हैं लीडर होते हैं ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो मेन लीडर होता है। जैसे एग्जांपल आप देखोगे मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र, वो दिल्ली के रेबिलियन के लीडर बन जाते हैं बहादुर शाह जफ़र। नाना साहिब लीड करते हैं रेबिलियन को कानपुर में। बिहार में ज़मींदार कुंवर सिंह लीड करता है रेबिलियन को। अवध में अगर आप देखोगे तो नवाब वाजिद अली शाह। तो ऐसे कुछ लोकल लीडर्स हैं जो कि इमर्ज होते हैं काफ़ी एरियाज़ में, जो कि प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए अराउंड जितना भी रेबिलियन हो रहा है। ग्रेजुअली जो मूवमेंट होता है वो स्प्रेड होता है पूरी कंट्री। रेबिलियन जो होता है वो ओल्ड लीडर्स से क्यों ही लीड करते थे, गुड इमेज दिखाने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, ताकि इंक्रीज एंथुजियाज्म इंक्रीज हो, एक्सपीरियंस था उन्हें और लीडरशिप एबिलिटी थी। नेक्स्ट, रेबिलियन अवध में कैसा होता है, तो मोस्ट सीरियस था और बिगेस्ट रेबिलियन होता है पूरी कंट्री में, जो कि अवध में प्लेस लेता है। 1801 में ब्रिटिश इम्पोज करते हैं सबसे ड्रीम अलाइंस ट्रीटी, जो कि इलीगल होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो आर्मी होती है ना अवध की वो अबॉलिश करती है, ब्रिटिश स्टैब्लिश करती है अपनी आर्मी अवध के अंदर। कंट्रोल, कम्प्लीटली मिलिट्री कंट्रोल ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाता है। ग्रेजुअली ब्रिटिश इंक्रीज़ करती है अपने इन्फ्लुएंस अवध में। 1856 में रिमूव किया जाता है नवाब आदिल शाह को और उनका जो रूल है
अब बोल दिया जाता है कि किंग जो है वो प्रॉपर्टी को एबल नहीं हो रहा रूल करने के लिए, और जो जनरल पब्लिक है वो खुश नहीं हो रही, जिसके कारण, जो कि बहुत गलत होता है नवाब वाजिद अली शाह के साथ। काफ़ी पॉपुलर नवाब होते हैं वो, और जनरल जो पब्लिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे अवध के वो गुस्सा हो जाते हैं, फोर्सफुली कैप्चर करते हैं अवध को बाय लॉर्ड डेलहाउसी। इसके बाद क्या होता है, नवाब वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, काफ़ी सारे लोग उनके साथ जाते हैं कानपुर तक। काफ़ी सारे राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं, जितना भी उनका पूरा एम्पायर होता है और जितने भी उनकी बॉडी होती है वो लाइफलेस बन जाती है। नेक्स्ट, वाई डिड ब्रिटिश कैप्चर अवध? अवध क्यों कैप्चर करना था? तो ब्रिटिश जो है ना इंडिया के अंदर आते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। इस टाइम पे जो अवध की सॉइल थी वो बहुत अच्छी थी कल्टीवेशन करने के लिए, इंडिगो कॉटन, तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है ना वो उनको इंटरेस्ट था अवध के अंदर, और वो चाहते थे कि वो अर्न करे मैक्सिमम प्रॉफिट कल्टीवेट करके इंडिगो और कॉटन को। इस टाइम पे जो रीजन था ना डेवलप था, मेजर मार्केट थी नॉर्थ इंडिया में, जिस कारण ब्रिटिशर्स को एक्वायर करना था अवध। नेक्स्ट, इंग्लिश राज एनो। तो ये सिचुएशन थी अवध में जो कि बहुत बुरी थी। ब्रिटिशर्स फोर्सफुली अवध में कब्ज़ा कर लेते हैं, रिमूव करते हैं नवाब वाजिद अली शाह को उनके थ्रोन से, और उनके रिमूव के बाद जो कंडीशन है म्यूजिशियन की, आर्टिसंस की, चीफ की, वो वर्कर्स प्रेजेंट होते हैं कोर्ट में, उनकी भी वर्स हो जाती है। नेक्स्ट जो भी हो रहा होता है वो रिमूवल ऑफ किंग के चक्कर में हो रहा था, थ्रोन के चक्कर में होता है। कोर्ट जो है ना वो इन सबको अबॉलिश कर देता है, जिसके कारण जो लोग होते हैं ना वो अनएम्प्लॉयड होते हैं और ब्रिटिशर्स के स्लेव बन जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ताल्लुकदार होता है लैड बन जाता है ब्रिटिश रूल के अंदर। ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या होता है, ताल्लुकदार जो है ना वो फार्मर से कलेक्ट करता है टैक्स, वो पर्सन को यूज़ करता है और उनसे टैक्स कलेक्ट करता है फार्मर से। जैसे ब्रिटिशर्स जो है अनेक्स कर लेते हैं अवध को, तो ये ताल्लुकदार जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं, जितने भी सारे फोर्ट्स हैं वो डिमोलिश हो जाते हैं और जो आर्मी है वो अबॉलिश हो जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती है कि जो लैंड है वो डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो फार्मर्स है वो रिमूव कर देता है ताल्लुकदार को, जिसकी वजह से रिड्यूस होता है उनका एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स में। ब्रिटिश रूल जो है, कंडीशन जो है फार्मर्स की वो वर्स हो जाती है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो इम्पोज करते हैं टैक्स फार्मर में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फार्मर्स को टैक्स पे करना, क्योंकि जो फार्मर थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय द ताल्लुकदार। अब जो था ब्रिटिश स्टार्ट करने लगे थे एक्सप्लॉइट करना फार्मर्स को इवन और ज़्यादा, जिससे कि जो फार्मर्स है वो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। जो सोल्जर्स है अवध के उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, ब्रिटिश जो है उनका बिहेवियर कर रहे थे उनके साथ, जिसके कारण वो रिवॉल्ट में बांट लेते हैं 1857 के अंदर। नवाब की जो वाइफ है बेगम हसरत महल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस रेबिलियन में। जितने भी सारे ताल्लुकदार होते हैं वो ज्वाइन करते हैं उनकी लीडरशिप, उनकी वाइफ की लीडरशिप के अंदर। जनरल पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है इस रेबिलियन में। ग्रेजुअली जो रेबिलियन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो रिवॉल्ट 1857 में प्लेस लेता है एक लार्ज एरिया में, कम्युनिकेशन प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इस रेबिलियन में। कम्युनिकेशन जो है रेबिलियन में रिफर्स होता है जो भी मैनर होता है रेबल्स का कैरी करने का, कोऑर्डिनेट करना न्यूज़ को रेबिलियन तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फैलाना न्यूज़ को। तो अगर आप डेट की बात करोगे रेबिलियन की, तो अलग अलग रीजन में इंडिया के देखने को मिलता है जो न्यूज़ है रेबिलियन की वो स्प्रेड होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और जिसकी वजह से जो रेबिलियन है वो प्रोग्रेस कर पाता है। इस इन्फॉर्मेशन के कारण जो रेबिलियन है आर्टिलरी जो होती है वो फायर की जाती है काफ़ी प्लेसेस में, इवनिंग में काफ़ी प्लेसेस में ट्रम्प से साइन होता है, रेबिलियन की शुरुआत होती है। काफ़ी सारे एरियाज़ में कैवलरी मैंस होते हैं जो कि यूज़ करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, मैसेज कैरी करते हैं रिलेटिंग द रेबिलियन। इस तरीके से जो न्यूज़ है रेबिलियन की स्प्रेड होती है पूरी कंट्री में, और जो रेबल है वो पूरा कंट्री में फैलता है। नेक्स्ट, अभी रेबिलियन जहाँ तक है तो मोस्ट इन्फॉर्मेशन है इस रेबिलियन की, ये हमारे को इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स से आती थी। ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ब्रिटिश के ऑफिसर्स बनाते थे। इसके अंदर बता रखा है जो इंग्लिश पीपल की थिंकिंग है ना, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो कि अवेलेबल मिली हमारे को इस रेबल्स की डिमांड से। जो काफ़ी सारे रेबल्स हैं ना वो इन्वॉल्व होते थे 1857 में, जो कि कॉमन पीपल थे, जिसके अंदर जो कि एजुकेटेड नहीं थे, जिसके कारण लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण होने के कारण हम उनकी डिमांड के बारे में आपको पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट, काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट की जाती है जो कि रिलेट होती है उनसे अवेलेबल होती है। ये इशू जो होता है इन्वॉल्व होता है लोगों का रेबिलियन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट अनाउंसमेंट, जो लोगों की थिंकिंग है डिमांड करती है लोगों को और इन्वॉल्व करती है उनकी रेबिलियन के अंदर। नेक्स्ट, पोस्टर और अनाउंसमेंट। यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स अनाउंसमेंट को इशू किया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे जो अनाउंसमेंट होती है लोग रिलीजन को अपील करते हैं और एंड में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अटेम्प्ट्स किए जाते हैं प्रेजेंट करने का रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मेन पर्पस एडवर्टाइजमेंट्स अनाउंसमेंट का होता है गैदर करना लोगों को, हायर करना लोगों को और पार्टिसिपेट करने के लिए रेबिलियन में।
नेक्स्ट बात करते हैं लोग ज्वाइन क्यों करते थे रेबेलियन। तो रेबेलियन जो था वो क्रिटिसाइज़ करता था ब्रिटिश को कि वो फोर्सफुली एनेक्स करते हैं प्रिंसली स्टेट्स को। लोग जो थे काफ़ी गुस्सा हो जाते थे क्योंकि जो ट्रेडर्स की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार होती थी। प्रमोट करते थे वो फॉरेन ट्रेड को ब्रिटिशर्स। लोगों का ये मानना था जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे क्रिश्चियनिटी रिलीजन मेन हो इंडिया के अंदर, डिस्ट्रॉय करने इंडिया के कस्टम्स को, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे ब्रिटिश से। और ब्रिटिशर्स जो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, स्नैच करना चाहते थे उनका लैंड और खुद का बनाना चाहते थे, जिसके कारण जो है ना लोग स्टार्ट करते हैं बिलीव करना र्यूमर्स में। नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। जब डिसइंटीग्रेशन होता है ब्रिटिश रूल का दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में, तो रेबल जो है ना स्टैब्लिश होता है एक न्यू रिजाइम। जो लीडर है ना वो अपॉइंट करते हैं यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारे पोस्ट में अकॉर्डिंग टू ओल्ड कोर्ट कल्चर। एक सिस्टम है रेवेन्यू का जिसमें जो सैलरी है ना सोल्जर की उनको दी जाएगी। ये ऑर्डर था स्टॉप करने के लिए जितने भी काइंड्स होते हैं लूटिंग, फाइटिंग वगैरह, इनको रोकने के लिए ब्रिटिश अरेंजमेंट करती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ब्रिटिश रूल काउंटर अटैक करते हैं। तो ग्रेजुअली ब्रिटिश का जो रूल होता है वो स्टार्ट करते हैं डिसइंटीग्रेट करना नॉर्थन इंडिया में। इसके अंदर ब्रिटिश एक प्लान बनाते हैं क्रश करने को रेबेलियन को। वो सेंड करते हैं कुछ ट्रूप्स अपने नॉर्थन एरिया में, नॉर्थन इंडिया के एरिया में, जहाँ पे ब्रिटिश जो है इशू करते हैं एक न्यू लॉ, मार्टियल लॉ। मार्टियल लॉ क्या था? इस लॉ के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश सोल्जर्स को बोलते हैं और ब्रिटिश ऑफिसर्स को, ऑर्डिनरी इंग्लिश पीपल के पास बोलते हैं कि आपके पास राइट है प्रोसिक्यूट करने का, इंडियंस को सस्पेक्ट करने का, पार्टिसिपेट करने के लिए रेबेलियन में। यहाँ पे क्या होता है ब्रिटिशर्स ना एक पनिशमेंट लेके आते हैं कि जो भी अब रेबेलियन करेगा ना अब वो मारा जाएगा, डेथ होगी उसकी। नेक्स्ट अटैक कौन सा होता है दिल्ली में? अटैक ऑन दिल्ली 1857 में ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं दिल्ली में दो साइड से। फर्स्ट पंजाब से दिल्ली में, सेकंड जो था कोलकाता से दिल्ली में। तो इस टाइम पे क्या होता है जो लॉन्ग स्ट्रगल होता है दोनों तरफ में, तो बैटल होती है हमारी ब्रिटिशर्स की, सिर्फ शोल्डर के साथ नहीं बल्कि कॉमन पीपल भी होते हैं इसमें जो कि दब जाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। यहाँ पे हमारे को 3 क्वार्टर्स दिखने को मिलेंगे। अडल्ट मेन पॉपुलेशन जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस रेबेलियन में मार्च 1858 में, और इस लॉन्ग बैटल के बाद ब्रिटिश जो है रीस्टैब्लिश करती है अपनी अथॉरिटी पूरे एरियाज़ में मार्च 1858 में। नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।